चलो हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखे थे प्लांट्स के, कि हमारा शूट कैसा होता है, हमारा रूट कैसे होता है, हमारी लीव्स कैसे होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम कंप्लीटली बात करेंगे एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के अंदर आता है पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ वो सब किसकी हम बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, टिश्यूज की बात करेंगे और टिश्यू सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं ना। यस मैम। यस मैम। तो अभी मेरे को कोई बताएगा टिश्यूज क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सारे सेल्स मिलके कॉमन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम, सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन वाले सेल्स which perform a specific function. या कॉमन फंक्शन, Yes मैम। इसी को हम बोलेंगे आपका टिश्यू। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें आप लोगों को। तो देखो अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू is not present in its constituent cells। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सेल्स ने मिलके एक टिश्यू बनाया, तो जो मेरी टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी वो क्या टिश्यू की प्रॉपर्टी जिन सेल्स ने उस टिश्यू को बनाया उन सेल्स के अंदर भी पाई जाएगी। यस मैम। नो मैम। मनोज यस बोल, नॉट लिखा ना प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू। अगर मेरी टिश्यू की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बन रही है, क्योंकि बिकॉज टिश्यू कैसे बन रहा है, हमारे सेल से मिलके बन रहा है। अभी सपोज करो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है, उन 5 स्टूडेंट्स को मैंने ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद उनको ये बोला कि आपको एक काम परफॉर्म करना है, तो हो सकता है कि वो पांचों के पांचों मिलके एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर मैं सेम काम उनको इंडिविजुअली करने के लिए बोलूँ तो वो नहीं करेंगे ना। हो सकता है उनके अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी ना हो करने की, जो चीज वो एक ग्रुप में मिलके कर रहे होते हैं। यस मैम। यस, तो हमारी यस मैम। के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जब हमारे बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है अराइजेस होती है किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन सेल्स। इंट्रैक्शन बिटवीन सेल्स। जैसे कि आप लोग सिंगली पढ़ाई नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप लोगों को ग्रुप्स बना दिए जाए 5-5 स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में पढ़ना पसंद करते हैं ग्रुप बना के, तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई कर पाते हैं कंपेयर टू अगर आप अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो मोटिवेशन ज्यादा होता है वहाँ पे, कोई आपका फ्रेंड पढ़ रहा है तो उसको देख के मेरा भी खुद से मन करेगा पढ़ने का। तो सेम चीज हमारा टिश्यूज के अंदर होता है। सेल्स अकेले चाहे कुछ काम करे या ना करे, लेकिन अगर मैंने उनको एक ग्रुप बना दिया तो ग्रुप बनने के बाद वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है जो इंडिविजुअली वो नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीट में। अब हमें पूरा कंप्लीट प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज या कौन कौन से सेल्स होते हैं वो डिस्कस करना है। तो प्लांट के अंदर अगर मैं टिश्यूज की बात करती हूँ तो 2 टाइप के टिश्यूज हमारे पाए जाएंगे। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड एक होंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवाइड करते हैं और परमानेंट टिश्यूज में नहीं करते। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, ये हमारे हमेशा लिविंग सेल्स होंगे इसका मतलब। और परमानेंट टिश्यूज में वो डिवाइड नहीं करते, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारे लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकता है। ये सेल्स हमारे डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड कर रहे हैं
तो इसका मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे ना, नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, सिर्फ इनका काम है डिवाइड करने का। लेकिन हमारे परमानेंट सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म फंक्शन। ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों को याद रहती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस टाइप के सेल्स से मिलके हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब सबसे पहले हम लोगों को तीन प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने टिश्यूज का देख लिया कि सबसे पहले हमारे लिविंग होंगे और लिविंग के साथ साथ ये क्या होंगे, डिवाइड करेंगे और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे स्मॉल साइज के जो टिश्यूज या फिर स्मॉल साइज के सेल्स से मिलके बने होते हैं, और जिन सेल्स से बनते हैं उन सेल्स के पास होता है बहुत डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को पता है क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट? मैम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अंकुश सही बता रहा है क्या ये? स्तुति आप बताओ। तो सेकंड पॉइंट ये लिखो, देखो प्रणव ने सही बताया, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जब हमारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो और उसके साथ मैंने न्यूक्लियस भी ऐड कर दिया, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और अगर मैंने उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी ऐड कर दिया तो तब क्या बोलेंगे प्रणव उसको? मैम प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसीलिए इनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। इनके पास वैक्यूल एब्सेंट भी मतलब मोस्टली केसेस में वैक्यूल इनके पास एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत स्मॉल साइज का होगा और इनके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फिर आता है इनकी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है आपकी? थिन होती है और सेलुलोजिक होती है। और इनकी सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन एब्सेंट होता है। अभी सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन क्या होता है? प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्लांट की सेल वॉल में आप पढ़ेंगे दो सेल्स को कनेक्ट कौन करता है? हमारा मिडिल लामेला करता है। मिडिल लामेला के इनर साइड में होते हैं प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। तो सबसे पहले प्राइमरी बनती है, प्राइमरी वॉल ही सेकेंडरी वॉल बनाती है, सेकेंडरी टर्शियरी बनाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल ही पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सिर्फ सेल वॉल में प्राइमरी वॉल पाई जाएगी। या ऐसे याद रख लो, सेल वॉल तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मेरिस्टेमेटिक में सिर्फ प्राइमरी। ठीक है। जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी सेल का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है? आइसो डायमेट्रिक होगा और सेल्स एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। सेल्स का होगा यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, एंड इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा इनका सेंट्रिक। ये पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी से लिखो। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट समझ पा रहे हो? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट का मतलब बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड इनके अंदर सेल्स होंगे। अब टाइटली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा या नहीं होगा? मैम नो मैम। मैम नहीं होगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा इनके पास एब्सेंट। ये मैम आइसोडायमेट्रिक क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक शेप होती है, ओके मैम। डायमेट्रिक शेप है हमारी सेल्स की, जैसे स्फेरिकल हो गया, ओवल हो गया, राउंड हो गया, ऐसे आइसोडायमेट्रिक होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन
कि मतलब मेरा पहले कौन ओरिजिनेट हो रहा है उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी secondary मेरिस्टेम। meristem. अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होगा हमारा, जो सेल के अंदर क्या बन रहा होगा, किसी भी मतलब प्लांट के अंदर समझ लो, सेल के अंदर समझ लो, प्लांट के अंदर हमारा सबसे स्टार्टिंग में बनने वाला जो मेरिस्टेम होता है, जो सबसे बिगिनिंग में बनेगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, और जो प्राइमरी के बाद बनेगा वो सेकेंडरी होगा। जैसे कि सेल वॉल में है, सेल वॉल में सबसे पहले बनती है उसको प्राइमरी बोल देंगे, जो उसके बाद बनेगी सेकेंडरी, उसके बाद बनेगी टर्शियरी। ऐसे ही हमने ओरिजिन के बेसिस पे बोल दिया, जो पहले बनने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनको प्राइमरी मेरिस्टेम, जो लेटर ऑन बन रहे हैं उनको हमने सेकेंडरी बोल दिया। अब इनको डिवाइड क्यों किया हम लोगों ने, ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन क्या इनके दोनों के फंक्शन में कुछ डिफरेंस आता है कि जो पहले सेल्स बन रहे हैं वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो बाद में बन रहे हैं वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि इतनी सिंपल सी चीज तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको। फिर देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो मेरिस्टेम्स मेरे पहले बनते हैं, बिगिनिंग में बनते हैं, वो हमेशा क्या कराएंगे, मेरे प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर उसकी लेंथ में इंक्रीज होना, लेंथ के अंदर इंक्रीज होना या उसकी हाइट इंक्रीज होना भी आप बोल सकते हो। और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमेशा क्या कराएंगे हमारा, गर्थ को इंक्रीज, सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है किसी का भी डायमीटर इंक्रीज होना। डायमीटर मींस गिर्थ में इंक्रीज होना। अब ऑब्वियसली बात है, गिर्थ के जो इंक्रीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कौन से प्लांट्स के अंदर होता है, डाइकोट प्लांट। हम देखा डाइकोट प्लांट कितने छोटे छोटे बड़े बड़े साइज के होता है। देखा कभी किसी मोनोकोट को, मोनोकोट कितना बड़ा सा साइज का दिख रहा हो? डायमीटर उसका इतना ज्यादा नहीं दिखता ना, क्योंकि वो डायमीटर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, मतलब आपका गिर्थ में इंक्रीज करा रहे होता है। तो ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यहाँ तक सिर्फ हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे दिखते हैं हम लोगों को, कितने टाइप के हुए, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। अब इसके बाद ये तो ओरिजिन के बेसिस पे था कि कौन पहले बन रहा है और कौन बाद में बन रहा है। अब एक और मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, कि मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। जो मेरा किसी भी प्लांट के बुक टिप वाले पार्ट पे पाया जाएगा, या रूट का टिप हो या फिर शूट का टिप हो, उसको बोलेंगे हम आपका एपिकल मेरिस्टेम, जो एपेक्स पे पाया जाएगा। और जो सेंटर में पाया जाएगा उसको बोलेंगे Intercalary meristem. इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड जो हमारा डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे लेटरल साइड्स में जो Lateral move कराएगा, meristem. लेटरली जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। देखो, जो एपेक्स पे प्रेजेंट है उसका नाम रख दिया एपिकल मेरिस्टेम, जो बीच में प्रेजेंट है उसका नाम रख दिया इंटरकैलरी, और जो हमारा साइड वेज में प्रेजेंट है उसको बोल दिया हमने लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम है तो ये दो टाइप के हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किया था, RAM और SAM। RAM बताया था ना वहां पे। RAM कहाँ पे प्रेजेंट होता है? RAM जहाँ पे हमारा रूट कैप है उसी की बस फ्यू मिलीमीटर ऊपर की साइड पे प्रेजेंट था RAM, है ना? यस मैम। तो RAM क्या था मेरा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। SAM क्या था? शूट एपिकल मेरिस्टेम। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है? लिख लोगे? फुल फॉर्म लिख सकते हो ना? Yes, ma'am. चलो, अगर फुल फॉर्म लिख लोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, ऑक्सिलरी वर्ड। ऑक्सिलरी वर्ड कौन बताएगा मेरे को क्या होता है? अब हम सीखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ड बन कैसे गई थी। वहां पे हमने उसको मॉर्फोलॉजी में देखा तो बन गई थी, लेकिन बनती कैसे है वो ऑक्सिलरी वर्ड? मैम अच्छा, क्या थी वो बता दो मैं। हाँ बोलो। मैम जब ना लीव और स्टेम के बीच में ना कोई बर्ड आ जाती है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। हाँ, मतलब जो हमारा स्टेम और लीफ का जो बीच का जो एंगल बनता है ना, उस एंगल पे आने वाली जो बर्ड होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। जैसे ये मेरा स्टेम है, ये मेरा लीफ है, इस वाले एंगल पे अगर ये बर्ड डेवलप हो रही है इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी बर्ड। अब ये ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप कैसे होती है? देखो कैसे डेवलप हुई। सपोज करो मेरे पास एक प्लांट है,
ये प्लांट का हमारा टिप वाला पार्ट, मतलब एपेक्स वाला पार्ट, और यहाँ पे मेरे पास है एसीएम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब आपको पता है इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होगी, तो प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद इसका साइज यहाँ पे पहुंच जाएगा नहीं। अभी मेरे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एक टिश्यू है, ये टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी टिश्यू ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा? Yes, ma'am. पहले यहाँ पे था, देखो इसी में अगर लाइन में पहले यहाँ पे प्रेजेंट था और अभी शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड। तो जो इसकी अर्ली वाली पोजीशन होती है ना, जिसकी पहले वाली पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे क्या करता है, अपने कुछ सेल्स को छोड़ देता है, अपने कुछ सेल्स को वहां पे छोड़ देता है जहां पे इसकी पहली पोजीशन होती है। एंड उन्हीं सेल्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक बर्ड डेवलप हो जाते हैं, जिस बर्ड को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। तो ऑक्सिलरी बर्ड कहाँ से बन रही है, जो हमारे लेफ्ट बिहाइंड सेल्स रह जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के, उनसे हमारी ऑक्सिलरी बर्ड वहां पे डेवलप हो जाती है। एंड एपिकल मेरिस्टेम हमेशा कैसी ग्रोथ कराएगा प्लांट के अंदर? प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, ठीक है, बिकॉज एपेक्स वाले पार्ट पे प्रेजेंट है। इसीलिए मेरा एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी इन ऑरिजिन हम इसको बोलते हैं, सबसे पहले बनेगा। ऑरिजिन टर्म याद रखना, बहुत डिस्कस करेंगे हम ऑरिजिन वाला पार्ट। प्राइमरी इन ऑरिजिन बोल रही हूँ तो मेरे प्लांट के अंदर सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम बनेगा और प्राइमरी ही फंक्शंस कराएगा। प्राइमरी फंक्शंस मतलब प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। आया समझ में ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब इतना समझ में आ गया है। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारा सबके अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे वो आपका डाइकोट हो या फिर मोनोकोट हो, बिकॉज लेंथ की में इंक्रीज तो हमें मोनोकोट का भी कराना है, डाइकोट का भी कराना है, दोनों में कराना है। अब मेरे पास नेक्स्ट वन आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है हमारा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरे मैम लिंक्स और मेरिस्टेम? इंटर नोट्स में। देखो, जो मेरे एपिकल मेरिस्टेम हुआ और जो मेरे परमानेंट टिश्यूज है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये मेरिस्टेम प्रेजेंट हुआ बिटवीन आपका परमानेंट टिश्यूज, लिख लो परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये आपका प्रेजेंट होता है। अब मेनली ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेरा मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। करता है जैसे कि हमारा कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो ग्रास होती है, ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं उस ग्रास को खा जाता है, फिर आप देखते हो एक दो दिन बाद वो फिर से हमारी ग्रास ऐसी ग्रो हो जाती है। ग्रास है मेरी, ग्रेजिंग एनिमल आए उसको ग्रास को खा लिया, फिर एक दो दिन बाद फिर वो फिर बहुत जल्दी ग्रास ग्रो करती है। वो क्यों ग्रो करती है? कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आया, उसको क्या खाता है ग्रेजिंग एनिमल? उसके एपिकल मेरिस्टेम को खा जाता है, वो एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट खा जाता है, और बचता कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाला पार्ट वहां पे। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम फिर से उसके अंदर डिवीजन करा देता है, फिर से उसकी हाइट इंक्रीज करा देता है। इसीलिए हमें पता चला इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्लांट के अंदर क्या करा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है, एग्जैक्टली। इसीलिए सबसे ज्यादा एक्टिव ये मोनोकॉट्स के अंदर होता है। मोनोकॉट में बेस्ट एग्जांपल्स आपको लिखने हैं ग्रासेस और शुगर केन, ठीक है? और लिख लो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी इन ऑरिजिन। अब शुगर केन के अंदर क्या होता है? शुगर केन के अंदर जो हमारे इंटरनोड्स होते हैं ना, उनकी इलोंगेशंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन आता है शुगर केन के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंटरनोड्स हम लोगों को दिखाई देते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के, तो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। लास्ट वन आता है मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में याद रखना है ये आपका सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। अब सेकेंडरी इन ऑरिजिन का मतलब होता है बाद में फॉर्म हो रहा है, पहले नहीं बन रहा है, बाद में बन रहा है मेरे प्लांट के अंदर। अब बाद में बन रहा है तो काम भी सेकेंडरी कराएगा, तो सेकेंडरी कराएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है डाइकोट में होगा या मोनोकोट में? मोनोकोट। डाइकोट में होगा। सेकेंडरी ग्रोथ में बनवाता क्या क्या है? कॉर्क कैम्बियम बनवाएगा या फिर वेस्क्यूलर कैम्बियम बनवाएगा। ये सब होते क्या है, जैसे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा। फेसिक्यूलर कैम्बियम बनवाएगा, फेसिक्यूलर कैम्बियम में इंटर और इंट्रा दोनों आ जाएंगे मेरे।
ये सारी चीजें कराने के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होगा किसके अंदर, हमारे मोनोकॉट्स में, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। इसीलिए हम लोगों को मोनोकॉट जितने भी प्लांट्स होते हैं बहुत, मतलब हाइट तो उनकी बड़ी हो जाती है लेकिन उनका डायमीटर नहीं बढ़ता, उनका गिर्थ कभी भी डेवलप नहीं होता। जैसे बड़े बड़े पीपल ट्री, बेनियन ट्री, इन सबके अंदर देखने के लिए मिलता है, ऐसे नहीं देखने के लिए मिलता हम लोगों को मोनोकॉट्स में। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? जो इंटर Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। आशुतोष आप कुछ बोल रहे थे शायद, कैलरी बता देना एक बार। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बता देना एक बार। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका वो मेरिस्टेम होता है जो आपका परमानेंट टिश्यूज के पास में प्रेजेंट होता है, परमानेंट टिश्यूज के पास में प्रेजेंट होता है। सिर्फ इनका काम क्या होता है कि अगर मेरा प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम कट हो गया, जो कि जनरली ग्रासेस के अंदर होता है, मेरे पास एक ग्राउंड पे ग्रास है, कोई ग्रेजिंग एनिमल आया, उसने उसको खा लिया, एपिकल मेरिस्टेम कट हो गया, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या कराएगा, उसकी लेंथ को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा, वापस से उसकी ग्रोथ को कराएगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम का सिर्फ काम है प्लांट के अंदर इलोंगेशन कराना, और ये भी प्राइमरी ऑरिजिन होता है क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर लेंथ इंक्रीज करा रहा है, गिर्थ इंक्रीज नहीं करा रहा है, लेंथ करा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल वही ग्रासेस और शुगर केन वाला देखेंगे मिलेगा हम लोगों को। शुगर केन के अंदर इंटरनोडल इलोंगेशन ये कराता है, इसको भी लिख लो। हम जो ग्रास में भी जो इंटर नहीं, ग्रास के अंदर इंटरनोडल नहीं होता, ग्रास के अंदर वो वाला कंसेप्ट लगता है, ग्रेजिंग एनिमल जब आते हैं तो ग्रेजिंग एनिमल ग्रास को खाता है, तो क्या करता है जनरली एपिकल वाला पार्ट खा लेता है पूरा। अब एपिकल मेरिस्टेम तो चला गया और हमको तो पता है एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, वही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कराता है। तो जब एपिकल मेरिस्टेम नहीं होंगे तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम वहां पे ग्रोथ करा देगा। ओके मैम, क्लियर। नहीं तो अगर एक बार ग्रास को हमने कट कर दिया तो कट करने के बाद उसको वापस से नहीं आना चाहिए। ग्रास को कट करने का मतलब ये होता है कि मैंने उसका पूरा एपिकल मेरिस्टेम कट कर दिया है। अब वही मेरे को पता होता है, वही मेरा क्या कराता है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराता है, उसका एलोंगेशन उसके अंदर करा रहा होता है। तो ये दो हमारे टिश्यूज है, एपिकल और इंटरकैलरी, जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज कराएंगे। लेटरल मेरिस्टेम वो होता है जो प्लांट की गिर्थ इंक्रीज कराएगा। इसी को ही पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एकदम ध्यान से समझना है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस आप ले लो एज 8 to 10 वाली एज ले लो, तो 8 to 10 वाली एज में हम लोग क्या होता है, एकदम मस्ती टाइप से होता है, हम लोगों के ऊपर कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, नहीं होता ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर क्या हो, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे भी होते हैं जिन फैमिलीज में, मतलब जो बहुत फाइनेंशियली वीक फैमिलीज होती हैं, उसमें 8 से 10 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं फैमिली कंडीशंस की वजह से। वो मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है उनके टाइम से पहले ही। मतलब अभी मेच्योर हम लोग मानते हैं कि 18 प्लस होने के बाद मेच्योरिटी आती है, एग्जैक्टली मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल बनने वाली। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस आती हैं तो कंडीशंस में भी कोई प्री मेच्योर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे ही Yes. हमारा प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, जो ये मेरिस्टेम वाले टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक वाले हैं, जैसे कि हम लोग 8 से 10 वाली एज में रहता है, एकदम कुछ करना नहीं है हम लोगों को, सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है और मस्ती करनी है, कोई एग्जाम का डर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये चीज है। लेकिन अगर अचानक से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, हम लोगों को बोला जाए कि हम मेच्योर हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलता है डिफरेंशिएशन। तो मेरे जो प्लांट के सेल्स हैं वो डिवाइड होना बंद करके क्या करने लग जाएंगे, एक पर्टिकुलर काम, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। जैसे हम 8 से 10 की एज में स्कूल जाते हैं, लेकिन हम साइडवेज क्या करने लग जाए, मम्मी या पापा की घर में हेल्प कराने लग जाए, पापा के किसी ऑफिस वर्क में हम लोग हेल्प कराने लग जाए, तो हम बोल सकते हैं ना कि हम मेच्योर हो गए हैं, है ना? Yes, Yes, आज ma'am. मैं फिर उसके बाद क्या होगा कि सपोज करो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम ठीक हो गई, फिर मम्मी पापा ने अपने बच्चे को बोला कि अब आपको मेच्योर होने की जरूरत नहीं है, आप फिर से अपनी मस्ती कंटिन्यू रख सकते हो, आप अपना स्कूल कंटिन्यू रख सकते हो, ये सारी चीजें। तो हमारा जो एक छोटा सा बच्चा है जो 8 से 10 की एज में ही मेच्योर हो गया था, वो फिर से मेच्योर कौन सी स्टेज में आ जाएगा, वापस पहली वाली स्टेज में आ जाए, अपनी बच्चों वाली स्टेज में आ जाएगा।
आ जाएगा या नहीं? फिर अगर उस पर फिर से फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ आई तो वापस से फिर मैच्योर हो सकता है। सेम केस प्लांट्स के अंदर चलेगा, सेम केस प्लांट के अंदर चलेगा। कैसे चलेगा उसको समझना है। देखो सपोज करो मेरे पास कोई प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जहां पे भी टर्म आ जाएगा मेरिस्टेम तो वहां पे मेरे को ये पता होता है कि मेरिस्टेम हमेशा क्या करता है, डिवाइडिंग सेल्स होता है, जो अपने बचपन वाले सेल्स होता है। जैसे हम अपनी चाइल्डहुड स्टेज में होता है, ऐसी मेरिस्टेम सेल्स हम अपनी चाइल्डहुड स्टेज में, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब अचानक से क्या हुआ, मेरे प्लांट के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी आई, जिन कंडीशंस की वजह से इन प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स को होना पड़ा मैच्योर, एंड इसको हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन। अब मैच्योर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो सेल्स डिवाइड नहीं करते, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट परमानेंट ना। तो इसका नाम फिर अब क्या हो जाएगा, Permanent. प्राइमरी मेरिस्टेम से ये मेरा बन जाएगा प्राइमरी परमानेंट परमानेंट। अभी मेरा प्राइमरी परमानेंट बन गया तो इसका मतलब अभी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा फंक्शन। फंक्शन। अब ये फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा और डिवाइड भी नहीं करेगा। डू नॉट डिवाइड मतलब कोई मस्ती नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मम्मी पापा के घर में आराम से हेल्प कराएगा। इसके एग्जाम्पल्स लिखो क्या होता है। एग्जाम्पल्स पे बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। सबसे पहले प्राइमरी जाइलम, जितने भी मेरे प्राइमरी जाइलम है वो सब ऐसे ही बने हैं। सेकेंडरी फ्लोएम मतलब कुछ सेल्स थे प्लांट के अंदर जो सिर्फ डिवाइड हो रहे थे, उनको हमने बोला कि अभी प्लांट के अंदर क्या चाहिए, वाटर कंडक्शन करने के लिए हमारे पास सेल्स की कमी हो रखी है, तो आप मैच्योर हो जाओ। तो मैच्योर होके प्राइमरी जाइलम बन गए। फूड के कंडक्शन करने के लिए सेल्स की कमी हो रखी थी, तो मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोला कि आप मैच्योर हो जाओ और फ्लोएम में करिए, सॉरी सेकेंडरी नहीं प्राइमरी। ऐसे ही हमारे प्राइमरी जाइलम बने, प्राइमरी फ्लोएम बने। ऐसे ही मेरा प्राइमरी मेडुलरी रेस बना। अब ये मेडुलरी रे क्या होता है ये सब मैं आपको आगे ही समझाऊंगी। ऐसे ही हमारा पैरेन्काइमा बना, कॉलनकाइमा बना, एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सब के सब हमारे कैसे बने, प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप हुए। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट है ये, डिफरेंशिएशन के। These are the product of differentiation। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको बहुत सारी टर्म्स उठा के दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कि बताओ इन सब टर्म्स में से कितनी टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, या फिर कितनी टर्म्स है ऐसी जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है। कौन से टिश्यूज है जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, कौन से टिश्यूज जो इनमें है जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है। ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ताकि आपको याद रहे। These are the product of differentiation। ठीक है, ये हुआ। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हुई, तो जो 8 से 10 साल वाला कोई भी बेबी था वो मैच्योर होके काम परफॉर्म करे, लेकिन फिर से फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई तो हमने उसको वापस से स्कूल में भेज दिया। उसको वापस से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उसको हमने फ्री कर दिया। तो इसका मतलब अब इन प्राइमरी परमानेंट इश्यूज को मैं बोल रही हूँ कि अब आपको फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब प्लांट के अंदर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन नहीं है, आप वापस से डिवाइड करने लग जाओ। आप वापस से डिवाइड करने लग जाओ तो उस कंडीशन को क्या बोलूंगी मैं, मतलब डिफरेंशिएशन को हटा रही हूँ, मैच्योरेशन को हटाना, रिमूवल ऑफ मैच्योरेशन। तो टर्म क्या यूज करेंगे, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया मेरे पास डी डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब मेरे जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, अगेन या फिर रीगेन देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, अपनी वापस से डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को रीगेन कर लेंगे। ये लिख लिया आप लोग यहाँ पे। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज रीगेन their capability of
डिवीजन, मतलब इन्होंने फिर से डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने की, मस्त ये अपना डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहे हैं तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे। अब जो बनेगी स्ट्रक्चर, देखो ये तो कंडीशन मैंने बताया, जैसे यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम इनको बोल रहे थे, अब यहाँ पे इनको सॉरी प्राइमरी परमानेंट बोल रहे थे, अब ये मेरे वो सेल्स है जो डिवाइड करेंगे, तो मैं इनको क्या बोलूंगी अब, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूंगी ना, क्योंकि डिवाइड कर रहा है और लेटर ऑन बने हैं, बाद में बने हैं, पहले प्राइमरी वाले देखो अभी कंडीशन बताएगी ना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ऐसे बनता है हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम जो डिवाइड कर रहे होते हैं लेकिन बनते बाद में है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के, चलो पहले कंडीशन लिख लो और आगे की, फिर इसके बाद एग्जांपल बताती हूँ। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे बन गया, मजे से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर से मेरे पास स्ट्रेस वाली कंडीशन आई, फिर से फाइनेंशियल कंडीशन आई, फिर से मैंने क्या बोला इन सेकेंडरी मेरिस्टेम को कि अब आप मैच्योर हो जाओ एंड कोई फंक्शन परफॉर्म करने लग जाओ, डिवीजन मत करो। उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी अब यहाँ पे, रीडिफरेंशिएशन। Redifferentiation. या रीडिफरेंशिएशन। और बनने वाले सेल्स को क्या बोलेंगे, बनने वाले सेल्स को क्या बोलेंगे, Secondary permanent cell. या वेरी गुड, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये हुई हमारी कंडीशन, कैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कराया, सबसे पहले मैच्योर कराया, फिर मैच्योरिटी को रिमूव करके फिर से उनको बोला डिवाइड होने के लिए, और फिर वापस से बोला कि आप फिर से रीडिफरेंशिएशन, फिर से आप मैच्योर हो जाओ और कोई एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म करने लग जाओ। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल्स लिखो। सबसे पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब जो लेटर ऑन बने हैं मेरिस्टेम वो, और जो क्या कराएंगे डिवाइड हो रहे होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी जाइलम, वो कॉर्टेक्स जो बाद में बनता है, पहले एक नॉर्मल वाला कॉर्टेक्स होता है, एक होता है सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे जैसे प्राइमरी मेडुलरी रेस थी, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगी सेकेंडरी मेडुलरी रेस में। ये मेरे एग्जाम्पल होंगे। या फिर हमारा कॉर्क भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, कॉर्क को हम बोलते हैं फैलम। दिस इज नॉन एज फैलम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए एक अलग टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं फैलोडर्म। ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम। मैम गलत लिख दिया ना हमने, मैम फिर लोग परमानेंट नहीं रुको रुको, गलत लिख दिया हमने, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ परमानेंट, ये यहाँ पे आएंगे, ये डिवाइड थोड़े ना करेंगे, ये यहाँ पे आएंगे एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को यहाँ पे लिखना। सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड जो हो रहे होंगे वो होगा मेरे पास कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम होगा एंड और वेस्कुलर कैम्बियम होगा। मैम ये वाले सारे वेस्कुलर, परमानेंट टिश्यू के जाएंगे कॉर्टेक्स से लेकर फैलम तक। हाँ ये सारे परमानेंट टिश्यूज है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे सेकेंडरी परमानेंट मैम। टिश्यू का। लिखो इनको। और जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है इसी को हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। प्रोडक्ट्स हम लोगों को याद हो जाएंगे, कौन सा किसका प्रोडक्ट है, क्वेश्चन आएगा तो डीपीपी जब मैं आप लोगों को शेयर करूंगी तो उसमें देखना क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे हुए हैं। मैम जी मैम इसका मतलब कि मेरिस्टेम टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू होते हैं, अलग से कोई परमानेंट टिश्यू नहीं होते। मेरिस्टेम टिश्यूज नहीं, मेरिस्टेम तो डिवाइडिंग वाले टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्टेम से बनते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मेरिस्टेम से बनते हैं वो, जब वो अपना जब वो डिवीजन अपनी छोड़ के कैपिलरी कोई छोड़ पर्टिकुलर, देते हैं। क्या बोल रहे हो, ओके।
यहाँ तक कोई मैम, डाउट हो या फिर से एक्सप्लेन करूँ इस चीज को? मैम मेडुलरी रेस क्या होती है? वो आगे बताऊंगी मेडुलरी रेस कहाँ पे होती है। डायग्राम जब बनाएंगे ना उसमें समझ में आएगा मेडुलरी रेस क्या है। ये सब प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बन रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर, कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे। बने क्यों वो आप लोगों को रीजन पता चल गया है यहाँ पे, बस कैसे दिखते हैं वो सब पता चलेगा हम लोगों को। डन यहाँ तक? आगे चले? यस Yes, ma'am. मैम। मैम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के नीचे सारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है ना? हाँ, ये सारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है। सेल की डिफरेंशिएशन की कंडीशन क्या होगी बेटा? सेल की डिफरेंशिएशन की कंडीशन वो होगी जब हमारे सेल को बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन वगैरह कराना होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे कंडीशन होगी ही होगी, ये होता ही है नेचुरली प्लांट के अंदर कि पहले प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं, उसमें से कुछ सेल परमानेंट हो जाते हैं और कुछ सेल्स रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं। ये नेचुरली उनकी भी अंदर चलता रहता है। चलो अभी आता है, हम लोगों ने मेरिस्टेम के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपना परमानेंट टिश्यू के ऊपर कि हमारे परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल्स। तो बच्चे लोग, परमानेंट टिश्यूज है हमारे पास दो टाइप के। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पीटी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पीटी। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो सिर्फ एक टाइप की सेल से मिलके बने होंगे। कॉम्प्लेक्स वाले वो होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होंगे। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हम लोग देखते हैं जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज के कौन से एग्जांपल्स देखते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से पैरेन्काइमा के बारे में, या फिर पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी इसके हम बोल सकते हैं। हमेशा याद रखना पैरेन्काइमा है, हमेशा कैसे होंगे ये? लिविंग होंगे। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि परमानेंट टिश्यूज लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, बताया था ना। तो पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा दोनों के दोनों लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। ये होगा हमेशा ऑलवेज लिविंग। एंड पैरेन्काइमा एक ऐसा सेल, ऐसा टिश्यू है हमारे प्लांट के अंदर जो बहुत ज्यादा अमाउंट में भरा रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके लिए हम लिखते हैं दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, तो आप बोलोगे पैरेन्काइमा। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा होगा। जब हम रूट की, शूट की, इन सब की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप देखोगे पैरेन्काइमा ही पैरेन्काइमा है हर जगह। हमारा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स सब पैरेन्काइमा का बना होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है। और इसी को हम आपका पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। सेल की पैकेजिंग कराने में हेल्प करता है, सेल को पैक्ड बना के रखता है एक तरीके से, बिकॉज पूरा का पूरा सेल के अंदर हमारा यही भरा हुआ है। इसकी शेप भी कैसी होगी? आइसोडायमेट्रिक होगी, आइसोडायमेट्रिक होगी। इसके अलावा पॉलीगोनल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है एंड ओवल भी हो सकती है। सारी वो शेप्स लिखा रही हूँ मैं आपको जो एनसीईआरटी में दी हुई है। मोस्टली कुछ कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है ना शेप ऑफ द पैरेन्काइमा, तो एक ऑप्शन में आइसोडायमेट्रिक, एक में पॉलीगोनल, एक में स्फेरिकल, और लास्ट ऑप्शन में दे देते हैं ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे आप लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद आता है पैरेन्काइमा के अंदर कोई भी सेकेंडरी वॉल नहीं होती। अभी सेकेंडरी वॉल समझ पा रहे हो क्या होगा? जिसकी सेल वॉल होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल होगी आपका, कोई सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होगा। और जिसकी सेल वॉल होगी वो बहुत थिन होगी एंड सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोजिक होगी। इंटरसेलुलर स्पेस
प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इंटर सेलुलर स्पेस होगा यहाँ पे प्रेजेंट, और एब्सेंट भी होगा सिर्फ 2 केसेस में। यहां से भी क्वेश्चन आता है वो कौन से सेल्स हैं, या फिर वो कौन सा पार्ट है जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, तो वो होता है मेरा सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस, ये 2 रीजंस हैं जिनकी पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। सिंपल यहां तक। फिर पैरेन्काइमा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अब ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोजेनकाइमा। यहाँ पे आप इसको कॉम्प्लेक्स में मत लिख देना, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिया ना सबने? कॉम्प्लेक्स वाला बता देना बेटा। परमानेंट टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होता है जो एक टाइप की सेल से मिलके बने होंगे। देखो लिख ही देती हूँ, मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होंगे मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल। देखो जब आप जाइलम पढ़ोगे ना, तो जाइलम में देखो कि जाइलम के अंदर 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, फ्लोएम के अंदर भी अलग अलग टाइप की, लेकिन पैरेन्काइमा के अंदर सारी की सारी एक जैसी सेल्स हैं। मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स। अभी क्लियर है सिंपल और कॉम्प्लेक्स? यस मैम। चलो फिर पैरेन्काइमा को मैंने बोला 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास प्रोजेनकाइमा, सेकेंड नंबर पे आता है क्लोरेनकाइमा, एंड द थर्ड वन इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा टर्म होता है जो हम कहीं कहीं पे सुन लेते हैं। देखो प्रोजेनकाइमा में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। अगर हमारे पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं उनका शेप होगा इलोंगेटेड, तो उसको हमने बोल दिया क्या आपका प्रोजेनकाइमा। और इसी का आपके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी के अंदर जैसे कि मेरा जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा वो प्रोजेनकाइमा का एग्जाम्पल होगा आपका यहाँ पे, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लोरेनकाइमा हम इसको तब बोल सकते हैं जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। क्लोरोप्लास्ट होगा तो हम इसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, लीफ के मीजोफिल सेल्स के अंदर। और एरेनकाइमा, एरेनकाइमा का मतलब होता है एयर ट्रांसफर होगी, तो इनके पास क्या होते हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है बहुत सारे। जब पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस है और उसके थ्रू एयर पास ऑन हो सकती है आपका, तो उसको हम बोल देंगे एरेनकाइमा। और पैरेन्काइमा का फंक्शन हम लोगों को पता है, स्टोरेज करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, बस। क्लियर है पैरेन्काइमा सबको? यस मैम। यस मैम। मैम प्रोजेनकाइमा का फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एग्जांपल हो सकता है ना? हाँ दोनों होंगे, मैंने एक ही लिख दिया, आप दोनों लिख लो, जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग कॉलनकाइमा पे। कॉलनकाइमा भी अगेन क्या होगा मेरा, मैम लिविंग लिविंग मैम लीविंग होगा ना? मैम लिविंग मैकेनिकल Yes, टिश्यू Pranav? ये प्रणव कोई डाउट? मैम एरेनकाइमा का एग्जांपल बता दीजिए। एरेनकाइमा का एग्जाम्पल आपका जैसे कि हमारा स्टेम्स के अंदर हो सकता है, ये कुछ कुछ स्टेम्स में। और स्टेम्स भी जनरली कौन सी वाली होंगी, जो आपकी हाइड्रोफाइट्स होता है उनके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा। ओके मैम। चलो कॉलनकाइमा पे, अब कॉलनकाइमा भी हमेशा क्या होगा हमारा, लिविंग होगा, ऑलवेज लिविंग। एंड ये एक ऐसा टिश्यू है जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पहले वाला मोस्ट अबंडेंट था, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोस्ट स्केंटी टिश्यू।
स्कैंटी मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में जब प्रेजेंट होता है। और कॉलन काइमा के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये हमेशा एब्सेंट होगा किसके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर। मोनोकोट्स में कभी भी कॉलन काइमा नहीं देखने के लिए मिलेगा, डाइकोट्स में भी देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आगे जब मैं आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तब आपसे पूछूंगी कि मैंने आप लोगों को डाइकोट के बारे में बताया था, तो बताओ इसका हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा का बना होता है, या फिर हमारा लीफ का जो पेटियोल होता है वो भी कॉलन काइमा का बना होता है। कॉलन काइमा का फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। photosynthesis and mechanical support। जब आप कॉलन काइमा की स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, आपको कुछ सपोज करो ऐसे सेल देखने के लिए मिल रहा है, तो सेल के कॉर्नर्स पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। इनको बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल्स पे, टेंजेंशियल वॉल्स। कुछ इरेगुलर थिकनिंग देखने के लिए मिलती है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉलन काइमा। कॉलन काइमा की प्रॉपर्टी है या फिर एक डिस्टिंग्यूशन है पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा से। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में हम कॉलन काइमा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके टेंजेंशियल वॉल्स पे कुछ इरेगुलर अगर थिकनिंग मिल रही है हम लोगों को, तो हम उसको डायरेक्टली बता देंगे कि वो मेरा कॉलन काइमा। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको पैरेन्काइमा बोल देंगे। और ये इरेगुलर थिकनिंग होती है मेरी हेमीसेलुलोज की एंड पैक्टिन से बनी हुई होती है। क्लियर कॉलन काइमा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पेटियोल क्या था? पेटियोल क्या था बच्चों? मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या? मैम लीव के ऊपर रहते हैं मैं लीफ उसमें के ऊपर? मैम कट कट जो से हम पार्ट होता है लीव का शायद। हम इसमें ये इंटरसेलुलर वाला स्पेस part। एब्सेंट होता है ना। दिस वन इज, हाँ इसके अंदर स्पेस एब्सेंट होगा। ये तो होता है ना पेटियोल। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट, अब तक हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था, नॉन लिविंग। ऑलवेज डेड हमारे। अब क्वेश्चन आता है कि डेड क्यों हो जाता है? लिविंग तो स्टार्टिंग में होंगे ही ना, ये ऐसा क्या रीजन रहा इनके पास कि डेड हो गए? देखो सपोज करो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर वही हमारा सेल वॉल और इसके अंदर पूरा का पूरा वही कंटेंट प्रोटोप्लाज्म वगैरह। तो अब ये मजे से मेरा जो स्क्लेरेन्काइमा वो लिविंग है। अब इसने क्या किया, हमारे पास कंडीशन पता है कि प्लांट के अंदर 3 कंडीशन आते हैं, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। इस स्क्लेरेन्काइमा के पास कंडीशन आई कि इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, डिफरेंशिएशन इसको करना पड़ा। अब डिफरेंशिएशन में इसने क्या किया, इसका जो जितना भी प्रोटोप्लाज्म था उस प्रोटोप्लाज्म को लोस्ट कर दिया, सारा प्रोटोप्लाज्म इसने लोस्ट कर दिया। तो मेरे सेल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल बच जाएगी। अब जब सेल वॉल इसके पास बच गया तो इसके बाद इसने क्या किया, अपने सेल वॉल की इनर साइड में सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन करने लगी। सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन करना इसने स्टार्ट कर दिया, और ये डिपोजिशन किसका था, हमारा लिग्निन से बना था। ऐसे हमारा ये स्क्लेरेन्काइमा डेवलप हुआ। तो अगर स्क्लेरेन्काइमा को देखेंगे ऑलवेज डेड होती है। डेड की होती है, डिफरेंशिएशन जब होता है मतलब मैच्योर होते टाइम पे क्या करता है, अपना पूरा प्रोटोप्लाज्म को फिनिश कर डालती है, जिसकी वजह से हमेशा डेड ही रह जाती है। इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी सेल वॉल के इनर साइड में डिपोजिशन होता है एक्स्ट्रा, जो कि होता है लिग्निन का। और जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन एब्सेंट होगा, वेयर लिग्निन
इज एब्सेंट, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पिट्स। तो इनके पास पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर। तो अब बात आती है इनकी वॉल की। वॉल कैसी है इनकी? थिक है प्लस लिग्निफाइड है। लिग्निन का ही तो हुआ ना डिपोजिशन। और Yes, इसके ma'am. साथ साथ ये लिखी है हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, और इनके पास बहुत सारे पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। इनके पास भी हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होगा। अब ये डेड है तो फंक्शन तो कुछ परफॉर्म नहीं करेंगी, तो क्या करेंगे? सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। Mechanical support. ये हो गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अब स्क्लेरेनकाइमा को मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या इसकी स्ट्रक्चर बोलो या डेवलपमेंट बोलो, इसके बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट्स में डेवलप कर सकती हूँ, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन से पार्ट? Fibers and sclerates. एग्जैक्टली, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स क्या होते हैं हमारे? इस शेप में होंगे, और इनके अंदर वही पता है हम लोगों को क्या होगा? लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो इनकी शेप कैसी देखने के लिए मिल रही है मेरे को यहाँ पे? elongated. इलोंगेटेड शेप है इनकी, और वही थिक वॉल्ड है, या फिर इनको हम पॉइंटेड सेल्स भी बोल सकते हैं। पॉइंटेड सेल्स कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? जैसे हम जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता है? तो ये मेरे को जाइलम में भी और फ्लोएम में भी, दोनों में देखने के लिए मिल सकता है। अब आता है स्क्लेरेट पे। जैसे इसकी शेप इलोंगेटेड थी, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, अगेन वही। और इसके इनर साइड में लिग्निन का डिपोजिशन है, लेकिन इसके पास जो ल्यूमन होता है वो बहुत नैरो होता है। ये वाला बीच वाला पार्ट, ल्यूमन वाला पार्ट इसका नैरो होगा। शेप ओवल दिख रही है हम लोगों को, या फिर इसी को हम स्फेरिकल भी बोल सकते हैं आपका। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? स्क्लेरिड मेरे को कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? एग्जाम्पल, नट्स आप लोग Ma'am, खाते हैं तो नट्स की जो, में. क्या बोल रहे हो? Ma'am, cortex and pith. कॉर्टेक्स एंड पिथ के अंदर स्क्लेरिड्स बोल रहे हो क्या? Yes, या ma'am. कॉर्टेक्स एंड पिथ क्या होता है ये पूछ रहे हो? नहीं Ma'am, it is. मैं ये बोल रही हूँ, it is found in cortex and pith. नहीं, कॉर्टेक्स एंड पिथ में नहीं पाया जाएगा स्क्लेरिड आपका। एग्जाम्पल होता है, जैसे नट बताया मैंने, नट की जो सबसे आउटर मोस्ट, नट खाया किसी ने? ग्राउंड नट्स वगैरह, तो उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है वो कितनी हार्ड होती है? वो हार्ड क्यों होती है? बिकॉज वहां पे स्क्लेरिड प्रेजेंट होता है, स्क्लेरिड की वो बनी होती है। या फिर आपका फ्रूट, ये एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं एग्जाम्पल, तो इनको याद रखना है। गुआवा का जो फ्रूट पल्प होता है वो आपका, या फिर सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जैसे हमारी मटर होती है, मटर छीलते हैं ना, तो मटर के अंदर से जो दाना निकलता है हार्ड हार्ड लगता है, मतलब पूरी तरीके से हार्ड नहीं होता बट फिर भी हार्ड होता है कुछ कुछ। लीव्स ऑफ टी, ये चार एग्जांपल याद रखना है। नट की फ्रूट वॉल, गुआवा का फ्रूट पल्प वाला पार्ट, लेग्यूम्स के सीड कोट एंड टी लीव्स हमारी, ये सब स्क्लेरिड्स के मिलके बनी होती हैं। मैम हाँ जी, मैम आप तो बोलते हैं कि इसमें वो प्रोटोप्लाज्म तो लॉस्ट हो जाता है, तो मैम स्क्लेरिड के अंदर नैरो क्या? नैरो ल्यूमन, जो बीच वाला पार्ट है ना, ये नैरो होता है ल्यूमन। ओके ल्यूमन में कुछ नहीं है, खाली स्पेस है बिल्कुल। अब नैरो क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? नैरो इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है ना बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा डिपोजिशन होता है, इसका ल्यूमन वाला पार्ट बहुत छोटा रह जाता है, इसलिए लिखा एग्जैक्टली ये नैरो ल्यूमन। या फिर लिख लो डिपोजिशन क्या होता है इसका? हाईली थिक होता है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हो गया? Yes, ma'am.
यस मैम। चलो, अब ये तो हुआ हमारा सिंपल के बारे में स्टोरी। सिंपल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेरे पास 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों के दोनों हमेशा लिविंग होते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा होता है, सबसे कम अमाउंट में कोलेनकाइमा होगा। स्क्लेरेनकाइमा मेरा डेड होगा। स्क्लेरेनकाइमा डेड क्यों होता है? क्योंकि वो अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर देता है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन प्रोसेस। कोलेनकाइमा के बारे में और क्या हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कोलेनकाइमा में हम लोगों का डाइकोट में जो डाइकोट स्टेम होता है उसका हाइपोडर्मिस बना होता है या फिर पेटियोल बना होता है। ये याद रखना है। उसकी टेंजेंटियल वॉल्स पे हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है। फिर स्क्लेरेनकाइमा में क्या याद रखना है? स्क्लेरेनकाइमा में सिर्फ ये 2 पार्ट्स आप याद रख लेना, फ्रूट्स और स्क्लेरेट। मतलब मेनली अगर क्वेश्चन की बात करें ना तो स्क्लेरेट के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले पार्ट में से कि आपका जो सीड कोट होता है लेग्यूम्स को किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड का बना होता है। टी लीव्स में या फिर नट की फ्रूट वॉल इतनी हार्ड की होती है बिकॉज वो स्क्लेरिड की होती है। हार्डनिंग किसकी वजह से आती है? जो उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा लिग्निन की थिकनिंग हो जाती है। क्लियर? यस Yes, मैम। कॉम्प्लेक्स वाला पढ़े? हाँ जी, मैम हाँ जो बोलो ट्रीज बोलो। का बार्क होता है, मैम जो ट्रीज का बार्क होता है वहां पे भी तो डेड सेल्स होते हैं ना, तो वो स्क्लेरेनकाइमा वहां होगा। पे भी डेड सेल्स होते हैं, लेकिन वहां पे डेड होने का सेल्स का एक रीजन होता है। जो रीजन जब मैं आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी ना, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? नई नई सेल्स बन रही होती हैं। नई नई सेल्स बनती हैं तो जो पेरीफेरल वाली सेल्स होती है ना, पेरीफेरल सेल्स पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्स क्रश डाउन हो जाती है वहां पे प्रेशर की वजह से। इस वजह से जो हमारा बार्क होता है ना उसका वो हार्ड बन जाता है। ओके मैम। उसके पीछे दूसरा लॉजिक है, स्क्लेरेनकाइमा का नहीं बना होगा, उसके लॉजिक है उसके पीछे। तो अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल जाइलम। जाइलम को भी हम देखो, जाइलम वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। ये तो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी पता है क्या होता है? मोस्टली डेड होता है। अब जाइलम को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मेरे पास प्राइमरी जाइलम एंड एक होगा सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम को याद रखना है, ये आपका किसके अंदर प्रेजेंट होगा? जो प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, मोनोकोट्स में एंड डाइकोट में, दोनों में हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम इंक्रीजिंग गर्थ कराता है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा डाइकोट के अंदर। प्राइमरी जाइलम को आगे और 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये टर्म्स याद रखना है आप लोगों को। प्रोटोजाइलम वो जाइलम जो मेरा प्राइमरी नेचर होता है, मतलब जो पहले बनता है, फॉर्म फर्स्ट, पहले बन रहा है उसको इसलिए नाम दे दिया प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम जो बाद में बनता है, फॉर्म्ड लेटर, उसको मेटाजाइलम हम लोगों ने बोल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम की पोजीशन कहाँ पे है, पहले बन रहा है ये तो सिंपल है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ पे है उसके बेसिस पे मैं इसको और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, एक्सार्च और एंडार्च। अगर मेरा प्रोटोजाइलम पेरीफेरल साइड में प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? पेरीफेरी, ये तो उसको बोलेंगे एक्सार्च। एक्स मतलब बाहर की साइड है, और अगर वो कहाँ पे है? टुवर्ड सेंटर, तो उसको बोलेंगे एंडार्च। एक्सार्च कंडीशन किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी मेरे को? रूट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। रूट्स के अंदर आप देखोगे हमारा जो प्रोटोजाइलम होगा पेरीफेरी की साइड होगा, और एंडार्च में हमारा स्टेम में देखने के लिए मिलेगा ये कंडीशन। याद रखना है। इसके अलावा हमारे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, बिकॉज कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो एक ही टाइप के टिश्यू से तो मिलके बना नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स या बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना होगा। 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स, सेकेंड वन इज वेसल्स
And the third one Fibers. is fibers. Last one is Xylem parenchyma. xylem parenchyma. अब हम इसको मोस्टली डेड क्यों बोल रहे हैं? मोस्टली डेड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो 3 सेल्स होती हैं ये हमारी डेड होती है, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होती है, इसलिए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलो आज का लेक्चर फिर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ट्रैकियड्स, वेसल्स और ये सब स्टार्ट करेंगे, फिर फ्लोएम पढ़ेंगे, फ्लोएम के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। सिर्फ 2 लेक्चर्स और लगेंगे, 2 लेक्चर्स और में चैप्टर फिनिश हमारा। ओके मैं एक बार टाइमर वाली Okay, ma'am. स्लाइड शो कर दूं।